नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांवर झील में और हमारे साथ आज हैं प्लुरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन सर कि 1989 में ही इसे पक्षी अभ्यारण्य का भी खिताब मिल गया था, तमगा मिल गया था, लेकिन वह बस तमगा भर ही रह गया। और आज के डेट में एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध पेयजल का झील है ये। और यहाँ का पानी में वह सुगंध है, वह गंध है जिसे देखने के लिए, जानने के लिए विश्व भर के पक्षियाँ भी आती है और पर्यटन के तौर पे यहाँ पे देखने के लिए लोग भी आते हैं। लेकिन जैसा होना चाहिए एक पर्यटन स्पॉट के तौर पे इसका विकास होना चाहिए, वैसा अब तक नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर ये लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। बेगूसराय की जनता भी लगातार आवाज़ उठाती रही है, लेकिन सरकार के कानों पर अब तक जू तक नहीं रेंगा है। आपका बहुत सर बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप इस वक्त जिस झील में है यह एशिया का सबसे बड़ा बोल लेक है, लेकिन जैसा जीर्णोद्धार की उम्मीद सरकार से थी, सुशासन बाबू से थी, वो आज तक नहीं हो पाई है। क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके पास कोई विज़न नहीं है कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो। उसकी ना तो इनके पास पढ़ाई है और ना ही अनुभव है। जो यहाँ की मुख्य समस्या है, सारी बातें तो आपने बता ही दी कि भाई इसको नोटिफाई किया गया था 86-87 में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत, लेकिन उस समय भी जितना इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था जितने बड़े क्षेत्र का, उतना नहीं हुआ। उसमें भी खामियां हैं। अभी भी बहुत स्थानीय लोग बता रहे थे कि गजट नोटिफिकेशन में ही गलतियां हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ दिक्कत ये होती है कि पॉलिसी मेकिंग में जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। आप अगर एक अनेमार्ग में बैठ करके या मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके या मुख्य सचिवालय में बैठ करके अगर आप नियम कानून बना देंगे और स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए 40 साल बीत जाने के बावजूद इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो बड़े ज़ोर शोर से इस बात को उठाया था। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत किया था कि इसको ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाने के लिए क्या करना होगा। और जब वो बात उठी तो फिर से इसको, आपको ज्ञात होगा कि यूनेस्को का एक रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड प्रोटेक्शन को लेकर के, उसमें इसको शामिल किया गया। पिछले साल सूचना आई कि इसको शामिल कर लिया गया है फिर से। और लेकिन एक बार यूनेस्को के वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान में शामिल हो जाने के बाद भी जिस तरीके से सरकार सोई हुई है और जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है और इनसे होगा भी नहीं। लेकिन हम लोग अपनी बात उठाना जारी रखेंगे और हमारे पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। अगर जिस दिन हम सत्ता में आए उस दिन तो खैर हम इसको पूरी तरीके से आमूलचूल बदलाव कर देंगे, लेकिन जब तक हम सत्ता में नहीं हैं तब तक भी एक विपक्षी के रूप में जिस तरीके से हम आवाज़ बुलंद कर सकें और जिससे बेगूसराय वासियों का, कांवड़ क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का और पूरे बिहार का किस तरीके से भला हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे। सर, यहाँ पे लगभग 50 विदेशी पक्षियों को चिन्हित किया गया है। हर साल पक्षी विहार है ये, हर साल आते हैं ठंडी के मौसम में। और उसके बाद जो देसी पक्षियाँ हैं उसमें भी लगभग 107 या 8 इस तरह से पक्षियों का चिन्हित किया गया है। ये इसकी बायोडाइवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात यह है कि 265 लगभग जो पौधे हैं उनको चिन्हित किया गया है। ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बावजूद 50 प्रकार की मछलियों को भी चिन्हित किया गया है जी। तो इतना अब क्या चाहिए इसको वर्ल्ड स्पॉट में, टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने के लिए? देखिए, पूरे बिहार की यही कहानी है। अभी मैं देश पे नहीं जाता हूँ क्योंकि देश के अन्य राज्यों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। विशेष करके दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के जो राज्य हैं उनके जगह जो उनकी जो धरोहर है उसको देखिए किस तरीके से सम्मानित करके और विकसित करके रखा गया है। आपने सुना होगा केरल के बारे में, आपने सुना होगा गॉड्स ओन लैंड कहते हैं उसको, देवभूमि कहा जाने लगा है। और उसके जो बैक वाटर्स हैं उसका किस तरीके से विकास किया गया है। यह जगह क्या उससे कम प्रतीत होती है आपको? उससे ज़्यादा बड़ी क्षेत्र में है, लेकिन जो नीति चाहिए और जो नीयत चाहिए काम करने की वो नहीं है। और बिहार में हर धरोहर की यही स्थिति है। अभी मैडम विक्रमशिला विश्वविद्यालय से के धरोहर से घूम करके आई हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, 5 घंटे लग जाएंगे भागलपुर से पहुँचने में, इतनी सड़क खराब है। तो हर धरोहर की बिहार में यही स्थिति है क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। धरोहर तो हमारे पास बहुत। गौतम बुद्ध के ज़माने का जी यहाँ पे पता चला है कि स्तूप है जी, लेकिन सर प्रॉपर खुदाई ही नहीं हुई है। तो और साइट्स, मुझे पुरातात्विक जो साइट्स है उसकी खुदाई ही नहीं हुई है, कैसे हम डेवलप कर पाएंगे? गौतम बुद्ध जी तक ही इसका इतिहास नहीं जाता है। आपके जीडी कॉलेज के ही बेगूसराय के बहुत नामचीन इतिहासकार हुए हैं स्वर्गीय राधाकृष्ण चौधरी जी। बहुत अच्छी उन्होंने किताब लिखी है और इस स्थानीय क्षेत्र का उन्होंने काफ़ी शोध किया है।
बगल में ही नौलागढ़ भी है, और ये सब जितने भी गढ़ हैं, नौलागढ़, जयमंगलागढ़, इन सभी में NBPW भी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी मिले हैं। मतलब नवपाषाण काल तक का इसका इतिहास का स्तरीकरण है। लेकिन नवपाषाण काल तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पाल काल में बना हुआ मंदिर है, उसकी ही रक्षा नहीं हो पाई है। सोचिए वो